हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का 6 वीडियो है और इसके पहले हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को लास्ट वीडियो तक देख चुके हैं। इस वीडियो में हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और 1909 को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक दोस्तों हमें ये पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ब्रिटिश एम्पायर द्वारा ओवरटेक कर लिया गया है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना 1853 में की जाती है, उसमें 3 मेंबर नॉन ऑफिशियल और एक तरीके से कहें इंडियन मेंबर को जगह दी गई है। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के प्रोविजन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम उस टाइम का सीन देखें दोस्तों, तो हमें पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर होते हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी। और इसके अलावा कई लॉयर होते हैं और जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर रह चुके होते हैं। तो उनकी लगातार ये डिमांड रहती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में और बढ़ाया जाए और इसके थ्रू उनकी डिमांड को कंसीडर करके या फिर अपने अगर एक तरीके से कह लें तो ब्रिटिश एम्पायर ने खुद की अपनी टैक्टिक्स खेल के एक दिखावे के लिए इस प्रोविजन के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या 6 से बढ़ाकर 16 कर दी जाती है। लेकिन इसमें दोस्तों एक ट्रिक करते हैं कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर को मेजॉरिटी माइनॉरिटी में रखते हैं और जो ऑफिशियल मेंबर रहते हैं मेजॉरिटी उन्हीं की रहती है। इससे इन्हें दो तरीके से फायदे होते हैं। एक तो कहने के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल पे कंट्रोल रहेगा वो इनका रहेगा, क्योंकि जो ऑफिशियल मेंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट रहे होते हैं और जो उनका इंटेंशन रहेगा या फिर जो उनका फेवर रहेगा वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी रूल पास करना होगा तो मेजॉरिटी ऑफिशियल की रहेगी, तो जो भी से रहेगा वो ऑफिशियल मेंबर का ही रहेगा। तो अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर किसी रूल को या फिर किसी रेजोल्यूशन को अपोज करना चाहे तो अपोज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा प्रोविजन आता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब 1861 का वीडियो आया था कि वायसराय को बजट को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखना पड़ेगा और उसके ऊपर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे वो उन्हें डिस्कशन करने की भी पावर दी जाती है। इस बार उस पावर को थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है और डिस्कशन करने के साथ साथ उस पर क्वेश्चन करने के लिए भी इन्हें मान्यता या फिर परमिशन दे दी जाती है। लेकिन इसमें भी ट्रिक रहता है कि वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उन्हें पहले से उसे उन्हें इंटीमेट करना पड़ेगा और साथ में क्या क्वेश्चन पूछना है वो भी इंटीमेट करना पड़ेगा और उस क्वेश्चन के अलावा जो इंटीमेशन में दिया गया है उसके अलावा वो कोई और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी प्रोविजन होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट प्रोविजन दोस्तों केवल नाम का ही होता है। उसे हम समझते हैं कि किस तरीके से वो नाम का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे उस टाइम हमें पता है कि लेजिस्लेटिव पावर जो होती है वो प्रोविंसेस को वापस कर दी जाती है। तो इस तरीके से जैसे सेंट्रल का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, वैसे प्रोविंसेस का भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर का रहेगा उसके अंदर मेंबर कुछ प्रोविंसेस के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे और जो प्रोविंसेस के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उनके द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये समझना है कि प्रोविंसेस और सेंटर दोनों में ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी है, तो वो उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजेंगे जो कि ब्रिटिश के फेवर में हो या फिर जो माइंड से ब्रिटिश के रूल को ही सही मानते हो या फिर उनकी तरफ ही रहना पसंद करते हो। इसके अलावा कुछ मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और कुछ मेंबर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। अगर हम बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो दोस्तों इन्हें आप ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं इनके द्वारा चुने हुए मेंबर का भी ब्रिटिश एम्पायर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट रहता था। दूसरा दोस्तों, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें भी गवर्नर कुछ मेंबर को नॉमिनेट कर सकता था। अगर दोस्तों प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो यहाँ भी इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन किया गया था, जो कि उस प्रोविंसेस के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपालिटी, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार
और जो लोकल चैम्बर्स होते थे उनके रिकमेंडेशन पे गवर्नर कुछ मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दे सकता था। इस इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रोविजन के बावजूद दोस्तों जो ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी थी उसी को मेंटेन किया गया था, वो चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। इसकी वजह से अगर कहा जाए कि जो भी से था वो ब्रिटिश एम्पायर का ही था, क्योंकि ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी थी और जो भी रूल और रेगुलेशन वो पास करवाना चाहते थे, जो भी रेजोल्यूशन वो पास करवाना चाहते थे, जो ब्रिटिश एम्पायर चाहती थी वही होता था। 17 सालों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नए एक्ट के साथ आती है जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं और इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं इंडिया के और लॉर्ड मिंटो उस टाइम वायसराय ऑफ इंडिया रहते हैं। उस टाइम की हम बात करें तो हमें पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1906 में स्वराज की डिमांड की होती है और उसके बाद 1907 में आईएनसी में स्प्लिट आ जाता है और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद आईएनसी पूरी तरीके से मॉडरेट से भरी रहती है और ये दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं और अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए और वोकल होते हैं। और इसके रिजल्ट में अगर हम देखें तो इंडियन काउंसिल एक्ट में पहला प्रोविजन रहता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो हमें पता है कि 1892 एक्ट में इन्होंने 6 मेंबर से 16 मेंबर कर दिया होता है और 1909 एक्ट के थ्रू इन्होंने 16 मेंबर से बढ़ा के 60 मेंबर कर दिया होता है। लेकिन दोस्तों अगर हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी को मेंटेन रखते हैं। वहीं अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, हर प्रोविंस के अलग अलग मेंबर बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी को मेंटेन कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे प्रोविजन की बात की जाए तो इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन रखा जाता है। हमने 1892 में देखा था एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन रखा हुआ था, लेकिन वो इतना ज्यादा कारगर नहीं होता है और वो जो एस्पिरेशन होती हैं इंडियन लीडर्स की वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो 1909 एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन की बात रहती है, लेकिन इसमें जो इलेक्टोरल रोल होता है अगर उनकी संख्या देखी जाए तो वो उस टाइम जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन होती है उसके केवल 2% ही एलिजिबल वोटर रहते हैं और इन वोटर्स को इनके प्रॉपर्टी के यहाँ पे इनके ये टैक्स पे करते हैं या नहीं, इनकी एजुकेशन कितनी है या इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू कोई टाइटल मिला है या नहीं, इसके बेस पे इन्हें सेपरेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इस टाइम जो इलेक्टोरल रोल होता है इसमें महिलाओं को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता है, मतलब कोई भी वोमेन वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं रहती है। इस एक्ट की सबसे अगर इम्पोर्टेंट प्रोविजन की बात की जाए तो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन होता है। जैसे हमें पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं और जिसके रिजल्ट में 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन रखा जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत उसमें ये प्रोविजन होता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी घोषित कर दी गई है तो उसमें जो मेंबर रहेगा प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन के लिए या फिर सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शन के लिए वो मुस्लिम ही हो सकता है और उसे वोट देने वाले भी केवल मुस्लिम ही हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 70% या 65% लोग मुस्लिम हैं और जो बाकी अन्य लोग हैं वो अन्य समुदाय से हैं, और अगर उसे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी घोषित कर दिया गया है तो उसमें जो भी मेंबर खड़े होंगे इलेक्शन के लिए वो मुस्लिम समुदाय से रहेंगे और उन्हें वोट देने वाले भी केवल मुस्लिम समुदाय से ही रहेंगे। इसके अलावा जो अनएक्सपेक्टेड प्रोविजन की बात की जाए तो वो हमें पता है कि वायसराय की एक काउंसिल होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 4 मेंबर होते हैं। तो फर्स्ट टाइम इस काउंसिल में किसी इंडियन को जगह दी जाती है और वो फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बनते हैं। हमें पता है कि इसमें उन 4 मेंबर में एक मेंबर लॉ मेंबर होता है और वो लॉ मेंबर फर्स्ट टाइम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बनते हैं। इसके अलावा अगर हम
लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर को और ऑटोनॉमी दी जाती है। जैसे हमें पता है कि 1992 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को सिर्फ डिस्कशन करने का और क्वेश्चन पूछने की ही पावर रहती है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू इनकी पावर को और बढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछने के साथ साथ यानी वोटिंग का भी अधिकार दिया जाता है, साथ में इन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार दिया जाता है। इसके साथ ही ये बजट पे रेजोल्यूशन भी ला सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1914 से लेकर 1990 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है और इसमें ब्रिटिश एम्पायर इंडियंस की कॉपरेशन लेने के लिए तरह तरह के वायदे करती है, और उन वायदों में जो मेजर चीज रहती है वो रहती है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट करने की वर्ल्ड वॉर के बाद की। तो उसके तहत हम देखेंगे जब 1919 में एक ये नया एक्ट लेके आते हैं जिसे हम मॉन्टे-कैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, और उसके थ्रू ये प्रोविंशियल काउंसिल को और ऑटोनॉमी देते हैं। इसके साथ ही सेंट्रल लेवल पर भी कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और इन प्रोविजन को हम अगले वीडियो में देखेंगे।